शहर वर्सेस गांव का वाटर पार्क। मम्मी मम्मी हम लोग आ गए, बहुत गर्मी लग रही है, आइसक्रीम दो ना। हाँ मम्मी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से आइसक्रीम दो ना। बच्चों अभी तुम लोग बाहर से आए हो, गर्मी में बाहर से आते ही ठंडी चीज नहीं खाते। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। जब बच्चों को गर्मी अब लग रही है तो बाद में आइसक्रीम देने का क्या फायदा। तुम देना अपने बेटे को बाद में आइसक्रीम। रोहित बेटा तुम बैठो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। भाभी गर्मी से बाहर से आकर कुछ ठंडा खाने पीने की चीज नहीं खानी चाहिए, वरना सर दर्द हो जाता है। मैं तो रोज बाहर से आते ही ठंडा पानी पीती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बच्चों की हालत देख रही हो गर्मी से क्या हो गई है। शीतल सुनीता की नहीं सुनती और किचन में जाकर फ्रिज में आइसक्रीम निकाल कर अपने बेटे रोहित को खिलाती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद राजीव कपड़े बदल कर आता है। उसे खाना देने के बाद सुनीता अब आइसक्रीम खिलाती है। मम्मी कल से हमारे समर वेकेशन स्टार्ट है, हमारे सभी फ्रेंड्स इस बार वाटर पार्क जाएंगे, हमें भी वाटर पार्क जाना है। ठीक है, हम भी इन गर्मियों की छुट्टियों में वाटर पार्क जाएंगे। मम्मी आप मुझे भी वाटर पार्क लेकर जाओगी ना। बेटा मैं तुम्हें इस बार वाटर पार्क नहीं बल्कि नानी के गांव लेकर जाऊंगी। पता है हमारे घर के पास ये बहुत बड़ी नदी है और उसका पानी भी काफी ठंडा होता है। तुम और मैं गांव जाकर नदी के अंदर खूब मस्ती करेंगे। शहर में रहते हुए इतने साल हो गए लेकिन अभी तक तुम्हारी गांव वाली हरकतें बंद नहीं हुई। अरे जब बच्चे को वाटर पार्क जाना है तो उसे वाटर पार्क लेकर जाओ ना, इस तरह गांव कौन लेकर जाता है। भाभी राजीव को मुझे वाटर पार्क ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो जानती हैं कि वाटर पार्क का पानी कितना गंदा होता है और उसमें ढेर सारे केमिकल भी होते हैं। कहीं वाटर पार्क के पानी से राजीव की तबीयत खराब हो गई तो। मैं तो अपने कॉलेज टाइम से हमेशा जाती थी वाटर पार्क, आज तक मेरी तो कभी तबीयत नहीं खराब हुई। भाभी जरूरी नहीं कि वाटर पार्क में जो जाए उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन ये सब हमारी त्वचा पर निर्भर करता है। मेरी मानिए तो आप भी रोहित को लेकर इस बार मेरे गांव चलिए, बहुत अच्छी गर्मी की छुट्टियां बनेंगी हमारी वहाँ। मैं तो अपने बेटे को लेकर वाटर पार्क ही जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। शीतल की माँ का घर वाटर पार्क के काफी नजदीक था, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक कर 2 दिन बाद अपने बेटे के साथ अपने मायके जाने के लिए निकलती है। तो वहीं सुनीता भी गांव की टिकट निकलवा कर अपने बेटे के साथ 2 दिन बाद गांव जाने के लिए निकलती है। जहां एक तरफ देवरानी अपने बेटे के साथ अपने गांव पहुंचती है तो वहीं शीतल अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर और अगले दिन अपने बेटे के साथ वाटर पार्क जाने के लिए निकलती है। फाइनली हम लोग वाटर पार्क आ गए। चलो ना माँ जल्दी से अंदर चलते हैं, मुझे तो यहाँ तक के गानों की आवाज आ रही है, आज हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ बेटा चलो चलते हैं। वाटर पार्क में जाने के लिए लोगों की टिकट लेने की एक लंबी लाइन बनी हुई थी। शीतल को लाइन में खड़े खड़े आधे घंटे से ऊपर हो गया था। मम्मी ये कितनी लंबी लाइन है, ऊपर से कितनी गर्मी भी लग रही है। वाटर पार्क के अंदर कब जाएंगे। थोड़ी देर और, बस ज्यादा लोग नहीं बचे हैं अब। और 15 मिनट बाद आखिरकार शीतल काउंटर पर पहुंचती है, जहां जब वो टिकट के दाम सुनती है। हो गॉड इतनी महंगी टिकट, पहले तो सिर्फ 1000 रुपए की टिकट थी ना, अब आप लोगों ने 3000 की टिकट कर दी और बच्चों की 2000 की। थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। अब यही प्राइस है, बताइए टिकट दूं या फिर रहने दूं। टिकट दे दीजिए आप, एक बड़े की एक बच्चे की। तकरीबन 5000 रुपए की टिकट लेकर शीतल वाटर पार्क के अंदर एंटर करती है। थोड़ा अंदर जाते ही और 1000 रुपए खर्च करके शीतल को वाटर पार्क में पहने जाने वाले कपड़े लेने पड़ते हैं। वाटर पार्क वालों ने तो सच में लूट मचा रखी है। अभी तो हम पानी में उतरे भी नहीं और 6000 रुपए खर्च हो गए। चलो कोई नहीं, जब पैसा है तो खर्च करने में क्या दिक्कत है। जहाँ एक तरफ जेठानी कपड़े चेंज कर अपने बेटे के साथ शहरी वाटर पार्क में जाने की तैयारी कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव में। आपने कहा था कि आप मुझे गांव वाले वाटर पार्क लेकर जाओगे, हम कब जाएंगे, बहुत गर्मी लग रही है। बस थोड़ी देर और फिर हम लोग चलते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने बेटे राजीव के साथ घर के पास ही बनी नदी के पास आती है, जहां पर ढेर सारे बच्चे नदी के ठंडे पानी में मस्ती कर रहे थे। राजीव ने पहली बार इतनी बड़ी नदी देखी थी, जिसे देख वो काफी खुश होता है। ये नदी तो काफी बड़ी है। बेटा इसका पानी भी काफी ठंडा है। चलो अब तुम कपड़े बदल लो और नदी के अंदर जाओ, फिर देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। राजीव नदी के ठंडे ठंडे पानी में उतरता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। मम्मी ये पानी तो बर्फ जितना ठंडा, काफी अच्छा लग रहा है, आप भी आओ ना। सुनीता भी अब राजीव के साथ नदी के अंदर उतर जाती है और दोनों माँ बेटे गांव के वाटर पार्क में काफी मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मम्मी इस वाटर पार्क का पानी गरम गरम सा लग रहा है ना। हाँ बेटा गर्म तो है, लगता है धूप की वजह से पानी गर्म हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी बहुत मस्ती करेंगे। शीतल अपने बेटे के साथ वाटर पार्क में बज रहे गानों पर पानी के अंदर खड़े होकर काफी ज्यादा मस्ती और डांस कर रही होती है। तभी कुछ पेड़ के पत्ते और छोटी मोटी लकड़ियां पानी में तैरते हुए शीतल के पास आती है। ये कचरा यहाँ कहाँ से आया, लगता है ये वाटर पार्क वाले पानी को साफ नहीं करते, लेकिन छोड़ो मुझे क्या। शीतल इसे नजरअंदाज कर अब दोबारा मस्ती करने लग जाती है और अब अपने बेटे के साथ ढेर सारी स्लाइड्स भी एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद ब्रेक लेकर शीतल अब गांव में अपनी देवरानी का वीडियो कॉल करके वाटर पार्क दिखाने लगती है।
सुनीता, ये शहरी वाटर पार्क कितना ज्यादा बड़ा है, यहाँ इतने सारे झूले हैं और तो और यहाँ गाने भी बज रहे हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ। पर काश तुम भी यहाँ होती है, लेकिन तुम तो अपने गांव की उस नदी में जाना था। आप लोगों को इतना खुश देख मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नदी भी काफी बढ़िया है। देखो यहाँ कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं। सुनीता को वाटर पार्क दिखाने के बाद अब सुनीता वीडियो कॉल कट कर देती है और शाम होने पर दोनों माँ बेटे अब घर आ जाते हैं। सुनीता भी राजीव को लेकर घर आ जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रोहित बेटा, सुबह से देख रही हूँ पैरों पर खुजाए जा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कल रात से पैरों पर काफी खुजली हो रही, देखो ना लाल भी हो गया है। ज्यादा मत खुजाओ, लगता है किसी मच्छर ने काट लिया है। तुम्हें मैं डिटॉल लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें वाटर पार्क जाना है, पता है ना। अब जब तक नानी के घर हैं तब तक हम लोग वाटर पार्क जाते हैं। थोड़ी देर बाद शीतल रोहित के साथ वाटर पार्क के लिए निकल जाती है, जहां आज भी दोनों माँ बेटे वाटर पार्क में काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक शीतल की आंखों में जलन होने लगती है। मेरी आंखों में जलन क्यों हो रही है? पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ गांव में सुनीता का बेटा नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा होता है, तो वहीं सुनीता उसके लिए आम काट कर लाती है। यहाँ तो काफी मजा आ रहा है, लेकिन कल वीडियो कॉल पर आपने देखा था वहाँ कितने बड़े बड़े झूले थे, मुझे भी झूलों में झूलना है। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पर भी ढेर सारे झूले, मेला लगा हुआ है हमारे गांव में। तुम शाम को चलना, मैं तुम्हें झूले पर झूला झुलाऊंगी। मम्मी, जब से हम गाँव आए तब से मेरा रंग भी कितना साफ हो गया ना, वरना शहर में धूप में मैं कितना काला हो गया था। इस नदी का पानी हमारी त्वचा के लिए काफी अच्छा है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। बार बार वाटर पार्क जाने की वजह से शीतल को काफी ज्यादा टैनिंग हो जाती है। पूरा दिन मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ, तो ये टैनिंग कैसे हो गई? लगता है अब दोबारा पार्लर जाना पड़ेगा। पिछले 2 हफ्तों में 3 बार पार्लर जा चुकी हूँ। आज फिर से अपने बेटे के साथ वाटर पार्क जाती है और आज जब शीतल वाटर पार्क से घर लौटती है तो उसके शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। तो वहीं रोहित के शरीर में भी जगह जगह पर खुजली होने लगती है। अगले दिन शीतल देखती है कि उसके और उसके बेटे के शरीर पर जगह जगह दाग हो गए हैं। दोनों की आंखों में भी काफी जलन होने लग रही थी। बॉडी में इन्फेक्शन भी बढ़ता जा रहा था, जिससे शीतल काफी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपने बेटे के साथ नदी के पानी में काफी मस्ती कर रही होती है। तो बताओ बेटा, कैसा लगा तुम्हें हमारा गांव का वाटर पार्क? शहर का ज्यादा अच्छा है या गांव का? गाँव का ज्यादा अच्छा है। अब हम हर बार गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आया करेंगे। आधी गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए सुनीता 2 दिन बाद अपने बेटे के साथ वापस शहर अपने ससुराल लौट आती है। तो वहीं शीतल भी अपने बेटे के साथ अपने मायके से ससुराल आ जाती है। सुनीता जब घर जाकर शीतल और रोहित की ऐसी हालत देखती है तो वो सब समझ जाती है। भाभी, इसीलिए मैं आपको वाटर पार्क जाने से मना करी थी। देखा ना क्या हो गया, आपके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई। आंखें भी आप दोनों की कितनी ज्यादा लाल हैं। आप लोगों ने दवाई ली? सुनीता, काश मैं उस दिन से तुम्हारी बात सुन लेती और वाटर पार्क ना जाती। पता है डॉक्टर ने हमें कितना ज्यादा डांटा। वो कह रहे थे कि ये सब वाटर पार्क के गंदे पानी की वजह से हुआ है। हम इतने दिनों से दवाई ले रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा खास असर नहीं हुआ। भाभी, वाटर पार्क के पानी में काफी केमिकल होता है और तो और वो सालों तक उस पानी को साफ नहीं करते। ज्यादातर लोग वाटर पार्क से बीमार होकर ही लौटते हैं। आप फिक्र मत करिए, मैं देसी तरीके से आप दोनों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगी। सुनीता घरेलू तरीके से घर में ही कुछ दवाइयां बनाती है और रोहित और शीतल को लगाती है। हफ्ते भर में शीतल और रोहित अब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद अब बची गर्मियों की छुट्टियों में सुनीता शीतल और रोहित को अपने गांव लेकर आती है और अब वो सब नदी के पानी में काफी मस्ती करते हैं। इसी के साथ शीतल और सुमित के बीच जो भी मनमुटाव था वो भी अब खत्म हो जाता। अरे यार, कौन सी ड्रेस पहनूं? डेट पर समझ नहीं आ रहा। 1 घंटे में अरुण मुझे पिक करने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मालकिन, ये लीजिए आपका जूस। अच्छा हुआ विनोद तुम आ गए। मेरी मदद करो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इतनी सारी ड्रेस ने ना कंफ्यूज कर दिया है मुझे। मालकिन, आप पर तो हर रंग खिलता है, आप कुछ भी पहन लीजिए। विनोद, कितनी बार कहा है तुम मुझे मालकिन मत बोला करो। भले ही तुम मेरे घर में काम करते हो, लेकिन तुम बचपन से यहाँ हो। हम बचपन से एक दूसरे के साथ कितना खेलते थे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझे? अब बताओ क्या पहनूं? आप ये पीला वाला पहन लीजिए। सही कहा तुमने। लेकिन मुझे तो पार्लर भी जाना है विनोद। मैं आधे घंटे में पार्लर से आ रही हूँ। अगर अरुण आ जाए तो उसे नीचे वेट करने के लिए बोलना। विनोद तारा को जाता देख बस मुस्कुराते रहता है। विनोद भले ही बचपन से तारा के सालिशान घर में नौकर का काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो तारा को पसंद भी करता था। लेकिन अपनी हैसियत के चलते ये बात आज तक विनोद तारा से कह नहीं पाया। ओह नो, अरुण की गाड़ी। लगता है अरुण घर आ गया। तारा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अरुण उसके ही कमरे में बैठ अपने दोस्त आकृति के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। ये देख।
तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में बैठकर किसी लड़की के साथ? छी, तुम्हें शर्म नहीं आई? 2 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तो। क्या हुआ मालकिन, आप चिल्ला क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं सोच भी नहीं सकती अरुण, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। निकल जाओ मेरे घर से, आज से हमारा रिश्ता खत्म। क्या कहा तुमने? हमारा रिश्ता खत्म और ये घर तुम्हारा है? भूल गई तुम्हारा स्वर्गवासी पिता मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारे बिजनेस की भागदौड़ मेरे हाथों में दे दी और इसी का फायदा उठाकर मैंने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर दिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो इतनी नीच हरकत करेगा। तुम्हें ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए ना, रख लो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। कोई तो होगा जो मेरा हाथ थामेगा। यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है तुम्हारा हाथ थामेगा जो। तारा काफी दुखी थी कि तभी तारा विनोद को देख उसके पास जाती है। विनोद, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? बचपन से दोस्त हैं हम, एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो। यही औकात है तेरी। देखो कैसे नौकर के सामने गिड़गिड़ा रही है शादी करने के लिए। ये बात सुन विनोद को काफी गुस्सा आता है और वो तारा की आंखों में आंसू नहीं देख पाता और शादी के लिए हाँ कर देता है। तारा विनोद से मंदिर में शादी करके अब विनोद की गरीब झोपड़ी जा पहुंचती है, जहां विनोद सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, आप परेशान मत होइए, ये आपका ही घर है। मैं आपका बिछौना लगा देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। विनोद के परिवार वालों का इतना प्यार देख तारा को अच्छा लगता है और वो अब सो जाती है। ये क्या प्रसाद, तू सिर्फ 2 ही समोसे लाया, मालकिन का इसमें क्या ही पेट भरेगा। माँ, मेरे पास से 20 रुपए ही थे और एक समोसा भी 12 रुपए का है। 4 रुपए उधारी करके आया हूँ मैं। अरे मालकिन, आप उठ गई। माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मालकिन नहीं। आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं और आप सब भी, आप लोगों से जो भी मेरा रिश्ता है वही कहकर मुझे पुकारिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। ये लो तुम्हारे लिए, नाश्ते में मैंने गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं। लेकिन क्यों माँ जी, घर में नाश्ता नहीं बना क्या? हमारे यहाँ के समोसे काफी बढ़िया होते हैं, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हें समोसे का नाश्ता करवा दे। अपनी सास की बात सुन तारा काफी खुश होती है और नाश्ते में अब समोसे खाती है। थोड़ी देर बाद जब तारा बाहर आंगन में जाती है तो देखती है कि तारा की जेठानी अनामिका बाहर कड़ी धूप में 2 ईंट पर पतीला रख के कुछ नीचे लकड़ियों में आग जलाकर उसे खाना बना रही है। ये देख तारा काफी हैरान होती है। ये आप क्या कर रही हैं? क्या घर में चूल्हा नहीं है? इस तरह खाना कौन बनाता है ईद पर? सही कहा तारा तुमने, घर में चूल्हा नहीं है और सिर्फ चूल्हा ही नहीं, हमारे घर में तो रसोई भी नहीं है। सारा सामान हम पन्नियों में रखते हैं और ये 2 ईंट ही हमारा चूल्हा है। गरीबी इतनी है कि घर में आज तक एक छोटी सी रसोई भी नहीं बनवा पाए। अनामिका की बात सुन तारा को काफी बुरा लगता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन तारा के घर में बिजली नहीं चलती। ये देख तारा, कल मैं काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने इस बात पर गौर नहीं दिया। कल से तुम्हारे घर में बिजली ही नहीं जली। क्या यहाँ बिजली कई दिनों तक चली जाती है क्या? बिजली होगी तो ही जलेगी ना, हमारे घर बिजली नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी गर्मी के मौसम में तुम सब फिर बिना बिजली के कैसे गुजारा करते हो? 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाती है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। अब तो हमने बिना सहूलियत की चीज के गुजारा करना सीख लिया है। पहले बिन रसोई और अब बिना बिजली का ससुराल देख तारा को काफी अजीब लगता है। कुछ दिनों में तारा भी घर के काम करना शुरू कर देती है। वहीं बिना बिजली के तारा को अपने ससुराल में काफी परेशानी होती है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से ये पसीना भी आना बंद ही नहीं हो रहा है। मैं कैसे इस गर्मी में सर्वाइव करूंगी? ईंट के टुकड़ों पर कोई खाना कैसे बना सकता है? मसाले रखने के लिए डब्बे तक नहीं है, ऊपर से बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुख गई है। कोई बात नहीं भाभी, आपको इन चीजों की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आप हट जाइए, मैं खाना बना लेती हूँ। बिना बिजली और रसोई के तारा को हर 1 मिनट में परेशानी हो रही थी, तो वहीं अपने ससुराल वालों को इतनी परेशानी में भी इस तरह रहता देख तारा को उनके लिए भी काफी बुरा लगता है। बिना बिजली के तारा गर्मी से काफी परेशान होती है। उसे 2 मिनट की सुकून के लिए नींद भी नसीब नहीं होती। बिना रसोई के खाना बनाना भी तारा के लिए काफी मुश्किल भरा था। शाम का वक्त होता है, तारा सब्जी लेकर घर लौट रही थी कि तभी तारा को एक लकड़हारे की दुकान दिखती है जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ी की टेबल होती हैं, जिसे देख इन लकड़ी के टेबल को देखकर बढ़िया जुगाड़ आया है मेरे दिमाग में।
अब तो मेरे ससुराल में रसोई बनकर ही रहेगी। तारा घर जाती है और अपने पति विनोद से कुछ बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े मंगवाती है। लेकिन तारा, तुमने इतनी सारी लकड़ियों के टुकड़े मंगवाए क्यों हैं? करना क्या है इनका? अरे तुम बस देखते जाओ, अब जल्दी से हथौड़ी और कील भी ले आओ, हमें काफी काम करना है। तारा उन लकड़ी के टुकड़ों की मदद से अपने साथ लाती है। सबसे पहले एक बड़ी सी टेबल बनाती है, तो वहीं अगले दिन कबाड़ी की दुकान पर जाकर वहां से छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे 2 रुपए किलो भाव में ले लेती है। किताब भी तारा की नजर कुछ लोहे के टीन के डिब्बों पर जाती है। भैया, ये टीन के डब्बे कैसे दिए? इनका भी काफी जुगाड़ हो सकता है। तारा घर आकर उस लकड़ी की टेबल को घर के कोने में लगा देती है, तो वहीं छोटे छोटे उन प्लास्टिक के डिब्बे में मसाले भर देती है और साथ ही उन लोहे के टीन को आपस में जोड़कर उसके निचले हिस्से में भी एक टीन लगा देती है और उसमें ढेर सारी लकड़ियां डालकर जला देती है। और देखते ही देखते अब तारा की बिन रसोई वाले ससुराल में भी एक रसोई बन जाती है। अरे वाह तारा, तुमने तो कमाल कर दिया, काफी बढ़िया रसोई बनाई है तुमने। हाँ भाभी, अब हमें बैठकर खाना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, खड़े खड़े हम आराम से खाना बना सकते हैं। तारा ने जुगाड़ करके रसोई तो बना ली थी, लेकिन अभी तक तारा के ससुराल वालों को गर्मी से छुटकारा नहीं मिला था। तारा पास के ही बाजार में राशन लेने जा रही होती है कि तभी तारा को रास्ते में उसकी सहेली सेजल मिलती है। दोनों सहेलियां मिलकर काफी खुश होती हैं और अब तारा सेजल को अपने ऊपर बीती सारी बात बताती है। तारा तू फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। जानती हूँ, वैसे तो आजकल क्या कर रही है? हमने कुछ टाइम पहले ही सोलर पैनल का काम शुरू किया है। क्या सोलर पैनल? सेजल, क्या तुम मुझे 2 सोलर पैनल दे सकती है? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगी। हमारी दोस्ती में पैसे कहाँ से आए? तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझे बता सकती है, मैं कल ही तेरे घर सोलर पैनल भिजवा दूंगी। दिन ही सेजल तारा के ससुराल 2 सोलर पैनल भिजवा देती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, तो वहीं तारा विनोद की मदद से छत पर सोलर पैनल फिक्स करवा देती है और कुछ वायर को घर के अंदर कनेक्ट करवा देती है, जिससे अब जैसे ही सोलर पैनल पर धूप की किरणें पड़ती हैं तो सोलर पैनल चार्ज होने लगता है और उन तारों की मदद से घर में सालों से बंद बिजली और पंखे चलने लगते हैं। ये देख, मुझे लगा नहीं था कि हमारे घर में भी कभी बिजली आ सकती है। तुम तो सही मायने में लक्ष्मी निकली बहू। पहले रसोई और अब ये बिजली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। शुक्रिया कैसा? मैं अपने परिवार के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? घर में बिजली आने की खुशी में तारा आज सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। सबसे पहले कुछ ब्रेड के टुकड़ों को कढ़ाई में डाल तारा उस पर थोड़ा डाल देती है और साथ ही रंग के लिए हल्की सी हल्दी का इस्तेमाल करती है। और जब सब तारा की बनाई हुई ये होममेड मिठाई खाते हैं तो चाची चाची, ये मिठाई तो काफी ज्यादा टेस्टी है, ऐसा लग रहा है कि मैं रसमलाई खा रहा हूँ। आपने ये जो भी बनाया मुझे ये काफी पसंद आया। तारा को अपनी होममेड मिठाई काफी ज्यादा पसंद आती है और सभी को यूं तारीफ करता देख अब तारा इस मिठाई को बेचने का फैसला करती है। तारा की मिठाई बाहर के लोगों को भी काफी अच्छी लगती है, जिससे तारा कुछ पैसे कमाना शुरू कर देती है और जल्द ही अपनी सहेली सेजल की मदद से तारा अरुण पर मुकदमा कर देती है। एक अच्छे लॉयर की मदद से कानून के सामने और अरुण की सच्चाई आ जाती है कि किस तरह उसने नकली पेपर बनवा कर तारा की सारी प्रॉपर्टी को हड़पा, जिसके चलते अब अरुण को जेल तो होती ही है, तो वहीं तारा को उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाती है। मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन बहुत पछताओगे, और आज वही दिन है। अपना सब कुछ वापस पाकर तारा काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद अब तारा अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर आ जाती है और अब वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।